19 नंबर में आओ। और हम फिर फोबिया, फीलिया एंड मेनिया वाले शीट में आते हैं। ये सब बेटा आपको आना चाहिए, साइड वाला फोबिया, फीलिया, मेनिया, ये सब आना चाहिए। अब मैं आपको रूट दिखा दूं। फायर, चिता। फायर का मतलब चिता। तो पायरो टेक्निक मतलब भाई चिता में होता क्या है, आग होता है ना। तो पायरो टेक्निक का मतलब होता है आग बनाने की तकनीक। अब आग बनाने की तकनीक का मतलब क्या हुआ बेटा, हम लोग यहाँ धड़ाम धुड़े में कोई पटाखा समझते हैं। पटाखे जो होते हैं उसमें डिफरेंट कलर्स होते हैं, है ना, रेड, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, ये सब कलर्स देख के अच्छा लगता है। तो कौन सा केमिकल डालने पे कैसा आग निकलेगा, उसी तकनीक को तो पटाखों की तकनीक, पटाखे बनाने की तकनीक में इस्तेमाल किया जाता है। इसीलिए पायरोटेक्निक इज पटाखे बनाने की तकनीक। देखो, द आर्ट एंड टेक्नोलॉजी ऑफ फायर वर्क्स। पायरोमेनिया, मेनिया का मतलब सनक होता है। कभी कुछ भीड़ को देखोगे, जो चीज सामने आ रहा है सब में आग लगा देते हैं। एक तरह का सनक सवार हो जाता है सब चीज को आग में लगा देने का, है ना। तो पायरोमेनिया होता है वो फीलिंग की सब में आग लगा दो, ऑब्सेसिव डिजायर टू सेट थिंग्स ऑन फायर। ठीक है, क्लियर। पायरोफोबिया, आग से डर, सेम सिनोनिम है आर्सेनोफोबिया या आर्सेनफोबिया। इसका मतलब ही, आर्सेन का मतलब ही होता है आग लगाना। तो आग से डर इज आर्सेनफोबिया। दो वर्ड है एस्ट्रा एंड एस्ट्रो। अभी इस पेज में एस्ट्रा है, नेक्स्ट पेज में एस्ट्रो आएगा। एस्ट्रोफोबिया इज लाइक जो बिजली कड़कने से डर पैदा होता है ना, नहीं पिक्चर में दिखाता है बिल्कुल हीरोइन लिपट गई हीरो से, कब एस्ट्रोफोबिया जिनको होता है वही लिपटते हैं। ठीक है, बिजली के गर्जन और बादल के कड़क गरजने से और बिजली के कड़कने से जो डर पैदा होती है ना, उसको आर्सेनफोबिया कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है एस्ट्रोफोबिया। देखो, अब आ जाओ इस पेज में, आपको पायरो भी दिख रहा है, ये ग्राफी जहां दिखे समझ जाना राइटिंग है। एंड्रो वर्ड रूट है पुरुष का। एस्ट्रो वर्ड जहां दिखे समझ जाना हेवनली ऑब्जेक्ट्स की बात होती है। भूगोलिक पिंड। मीटर इज इंस्ट्रूमेंट। और 11th और 12th ये तो बायो का दो वर्ड है। पहले एक बार रीड करो तो इस पेज को। देख लिया। चलो, एस्ट्रोफोबिया, भौगोलिक पिंड से डर इज एस्ट्रोफोबिया। मतलब कई बार डर रहता है, बहुत सारे अंग्रेजों को डरता है कि अभी कोई
बहुत बड़ा ग्रह आएगा और बहुत बड़ी उल्का आएगी और हमारे ग्रह से टकरा जाएगा और पूरा ग्रह का सत्यानाश हो जाएगा, ऐसे ही तो पिक्चर्स बनते हैं वहां पे। वही देख देख के उन लोग के डर, मन में डर बैठ जाता है। ठीक है। एंड्रोफोबिया, पुरुषों से डर, यानी कि बहुत सारी महिलाएं ऐसी होती है जो बचपन से ही अली गर्ल्स स्कूल में पढ़ी होती है ना, हमेशा महिलाओं के संगत में रहती है, तो पुरुषों के सामने उनका नर्वसनेस बढ़ जाता है, वो एंड्रोफोबिया के शिकार हो जाती है ना, मेल यानी पुरुषों से डर। पायरोग्राफी, देखो ग्राफी जहां भी दिखे समझ जाना राइटिंग की बात हो रही है। अब पायरो मतलब फायर। जनरली क्या होता है, लोग अपने जानवरों के पीठ पे भी गर्म करके कुछ ऐसा निशान बना देते हैं, लेकिन स्पेशली पायरोग्राफी आप अपने पर्स में देखोगे और अपने वॉलेट में देखोगे। जो चमड़ा होता है उसी पर वो पूरा कंपनी का लोगो वगैरह सारा बिल्कुल गर्म करके जब मेटल को उस पर लगाया जाता है ना, तो वो सही निशान छोड़ देता है वो। तो यानी कि वैसे गर्म करके लिखना कोई चीज चमड़े पे, दैट इज कॉल्ड पायरोग्राफी। द आर्ट एंड टेक्निक ऑफ डेकोरेटिंग वुड और लेदर by burning a design on the surface with a heated metal। गरम धातु से, ठीक है, चमड़े या लकड़ी पर डिजाइन बनाने की तकनीक है पायरोग्राफी। पायरोमीटर, बेटा मीटर का मतलब जहां भी मीटर होगा इसका मतलब कोई इंस्ट्रूमेंट है जो उसको नापता है। अब पायरो हैज कम फ्रॉम फायर, यानी बहुत ज्यादा गर्मी को नापने की जो इंस्ट्रूमेंट होती है। अब थर्मोमीटर अलग अलग लेवल का होता है, तो बहुत हाई लेवल के टेम्परेचर को नापने का जो थर्मोमीटर होता है उसको पायरोमीटर कहते हैं। मेटामॉर्फोसिस एंड फ्लक्स, ये दोनों में डिफरेंस है। जैसे मेटामॉर्फोसिस आप देखोगे, बटरफ्लाई जब बनता है, कैटरपिलर धीरे धीरे प्यूपा में चेंज होता है ना, प्यूपा उसके बाद बटरफ्लाई में चेंज होता है, तो ये मेटामॉर्फोसिस होता है और ये पूरी तरह से चेंज हो जाता है। अब बटरफ्लाई के बाद और कुछ नहीं बनेगा, लेकिन फ्लक्स जो होता है ना, ये निरंतर बदलाव है। कभी बहुत अचानक होगा, कभी जैसे नहीं होता है भूकंप आया तो अचानक चेंज हो जाता है बहुत ज्यादा वहां का स्ट्रक्चर, लेकिन ये निरंतर होता रहेगा, ये कभी खत्म नहीं होगा। जानते ही हो धरती के जो सरफेस पे या अंदर जो चेंजेस है वो कभी थोड़ी खत्म होते हैं, तो इसलिए कंटिन्यूस चेंज जो होता है उसको फ्लक्स कहते हैं। और मेटामॉर्फोसिस का मतलब हुआ और पूरी तरह से चेंज हो गया। हमारा फोबिया फीलिया के बाद हमने मेटामॉर्फोसिस और फ्लक्स देख लिया। अब आते हैं लॉजी पे। लॉजी, जहां पर भी लॉजी दिखे समझ जाना स्टडी। चलो अब इस पेज पे जितना रूट है पहले मैं लिखवा दूं, फिर आप देख लेना। बस इस पेज में इतना ही रूट है, एक बार रीड कर लो। हो गया। आ जाओ आर्कियोलॉजी। आर्केक का मतलब होता है ओल्ड, तो आर्कियोलॉजी इस पुरातत्व विज्ञान। आर्कियोलॉजी को ही तो पढ़ के पता चलता है कि भाई ये ऊपर से ये स्ट्रक्चर है, लेकिन अंदर से क्या है, पहले क्या था, है ना। साइटोलॉजी इस कोशिका विज्ञान। ये याद रखना, हिस्टोलॉजी और साइटोलॉजी में सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंस है। सेल की पढ़ाई करोगे तो साइटोलॉजी, सी से साइटोलॉजी, सी से सेल, और हिस्टोलॉजी इस टिश्यू की पढ़ाई, है ना। तो साइटोलॉजी सेल की पढ़ाई और हिस्टोलॉजी टिश्यूज की पढ़ाई। इकोलॉजी, इकोलॉजी में पढ़ते हो पूरा जो जीव है और उसका जो एनवायरमेंट है, दोनों को साथ में मिलकर देखना पड़ता है। कोई भी जीव अपने आप अकेला जिंदा नहीं रह सकता, उसका पूरा एनवायरमेंट का उस पर असर रहता है। सो द स्टडी ऑफ एंड द रिलेशनशिप
बिटवीन लिविंग थिंग्स एंड देयर सराउंडिंग्स, दोनों का मिला के इकोलॉजी है। एंटोमोलॉजी का मतलब इंसेक्ट से रिलेटेड है, तो एंटोमोलॉजी इज कीट विज्ञान, यानी कि द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। और इथनोलॉजी बना है इथनिक से। बेटा इथनो का मतलब होता है नस्ल। तो हम जब डिफरेंट रेसेस की पढ़ाई करते हैं ना, कि कौन सा रेस कहां पर कैसे है और उसका रेस का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक था, तो स्टडी ऑफ ह्यूमन रेस हम इथनोलॉजी में पढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आओ, मैं इसमें आपको दिखा दूं। पहले इस पेज को देखो ध्यान से। चलो शुरू करें। देखो इथनो इथोलॉजी, सुनो ध्यान से बेटा, अभी मैं बताऊंगी आपको। ईशान रुक जाओ। इथोलॉजी, इथो बना है इथिक्स से। इथिक्स बताता है कि आप कैसा व्यवहार करते हो। अगर आपकी इथिक्स पढ़ते हैं, जानते हैं ये तो यूपीएससी का एक सिलेबस में है, आईएएस का सिलेबस है इथिक्स। तो ये बताता है आपका व्यवहार, आप किस तरह से, आपका किस तरह का कैरेक्टर है। यानी एनिमल बिहेवियर को हम इथोलॉजी में पढ़ते हैं कि इंसान किस चीज में कैसा व्यवहार करता है, वो इथोलॉजी है। ठीक है ना, इसीलिए ये एनिमल बिहेवियर पढ़ने के बाद ही ये लोग जाते हैं, जो नेशनल ज्योग्राफिक चैनल वगैरह वाले जो जाते हैं ना, क्योंकि अगर एनिमल बिहेवियर नहीं पढ़ेंगे, हो सकता है कुछ ऐसा कर दे जिससे वो चिढ़ जाए जानवर। जियोलॉजी में हम सिर्फ ज्योग्राफी में हम लोग पूरा ज्योग्राफी पढ़ते हैं, लेकिन जियोलॉजी में सिर्फ अर्थ पढ़ेंगे। अर्थ से रिलेटेड जो भी पढ़ना है वो जियोलॉजी में पढ़ेंगे। आइकनोलॉजी, बेटा आइकॉन्स जो होते हैं ना, आइकन्स जो होते हैं वो होते हैं प्रतीक। जैसे कि अशोक स्तंभ पढ़ा ना, है ना, तो प्रतीक ही तो था। तो ऐसे ही प्रतीक सिंबल्स की जो पढ़ाई होती है ना, वो आइकनोलॉजी में होती है। डेंटल वर्ड डोंटो से बना है, डोंटो का मतलब दांत हुआ, तो ओडोंटोलॉजी इस पूरा दांत का स्टडी है ना। जो डेंटिस्ट बनते हैं वो ओडोंटोलॉजी ही तो पढ़ते हैं ना। पेट्रीफाई का मतलब होता है जमना। बेटा मजबूत चट्टाने जो बनी है ना, वो धीरे धीरे उसी पर सॉइल जमता गया जमता गया जमता गया, इस तरह से स्ट्रेटा बनता गया। तो आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स जो बनते हैं इसी तरह से तो बनते हैं। तो पेट्रोलॉजी में चट्टानों की पढ़ाई होती है। और सिज्मो और रिक्टर, ये दो वर्ड है, याद रखना। सिज्मो और रिक्टर ये दो वर्ड है, दोनों वर्ड रिलेटेड टू अर्थक्वेक है। दोनों वर्ड में से कोई भी वर्ड कहीं दिख जाए आपको समझ जाना हम लोग भूकंप की बात कर रहे हैं। तो सिस्मोलॉजी इज भूकंप की पढ़ाई। देखो ध्यान से इसमें। स्पिलोलॉजी, बेटा लॉजी का मतलब तो मैंने कह ही दिया था आपको कि इस पेज पे अगर आप देखोगे ना, अगर इस पेज में मैं रूट लिखना चाहूं तो सिर्फ एक लॉजी का रूट लिख सकती हूं, दैट इज स्टडी। कभी पर भी सेफो वर्ड कहीं दिख जाए समझ जाना इलेक्शन की बात हो रही है, और डर्मा वर्ड कहीं दिख जाए समझ जाना स्किन की बात हो रही है। बाकी और कोई रूट ही नहीं है इसमें, लॉजी, डर्मा और सेफो, और कोई रूट है ही नहीं। पहला आओ स्पिलोलॉजी, गुफा विज्ञान। बेटा गुफा की स्टडीज की जाती है और उसके बाद पता लगाया जाता है कि उस गुफा के अंदर जब आदि मानव रहते थे उन्होंने क्या चीज की पेंटिंग की है, क्या है वहां पे। कई कई बार तो गुफा के अंदर बिल्कुल एक कंप्लीट सिविलाइजेशन का पता चल जाता है ना। तो स्पिलोलॉजी का मतलब हो गया
स्टडी ऑफ या एक्सप्लोरेशन ऑफ केव्स, ठीक है, स्टडी ऑफ या एक्सप्लोरेशन ऑफ केव्स, दोनों में से कोई एक। सेफोलॉजी, जब भी सेफो वर्ड देखोगे तो समझ आना इलेक्शन। सेफोलॉजिस्ट जो होते हैं ना, वो इलेक्शन ट्रेंड्स के बारे में पता करते हैं। और यहां इंडिया में इतने गंदे तरीके का इलेक्शन ट्रेंड होता है। अच्छा, यहाँ पे इतने मुस्लिम्स हैं, इतने ब्राह्मण है, इतना बनिया है, इतना जाट है, तो यहां पे अगर हम कोई ऐसा कैंडिडेट खड़ा करे जो अगर हिंदू है और अगर वो जाट है, तो हिंदू के वोट मिलेंगे उनको, जाटों के वोट मिलेंगे। तो ऐसे तरह से यहां कैंडिडेट्स डिसाइड होते हैं, ठीक है ना। दलित कैंडिडेट, अरे भाई ठीक है, दलित को आगे बढ़ाइए, लेकिन आप दलित कैंडिडेट सिर्फ इसलिए खड़ा कर रहे हैं क्योंकि वहां दलितों का वोट उनको मिलेगा। आप ब्राह्मण कैंडिडेट इसलिए खड़ा कर रहे हैं क्योंकि ब्राह्मणों का वोट मिलेगा। ये नहीं कि वहां पे जो सबसे अच्छा काम किया है, जिसने अपना पूरा समर्पित किया उस शहर के लिए, उसको नहीं खड़ा किया जाता है क्योंकि आप उस कास्ट के हैं जिनका परसेंटेज ऑफ वोट यहां पे कम है। दिस मीन्स सेफोलॉजिस्ट यहां पर सबसे पहला तो कास्ट बेस्ड सिस्टम पे उन्होंने इलेक्शन ट्रेंड निकालना शुरू किया और ये बहुत कामयाब हुआ। इसीलिए इंडिया में सेफोलॉजिस्ट का काम थोड़ा आसान है क्योंकि उनको सिर्फ पता लगाना पड़ता है कि वहां पे कितना परसेंट कास्ट और कितना परसेंट धर्म के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन है। देखो, स्टैटिस्टिकल स्टडी ऑफ इलेक्शंस एंड ट्रेंड्स इन वोटिंग। नेक्स्ट आओ एटिमोलॉजी। बेटा अभी मैंने क्या किया, मैंने आपको 3 रूट दिए और कहा देखो इन रूट से तो इतना ही वर्ड्स है जो ये रूट से, यानी जो मैं आपको पढ़ाऊंगी, यहां पे जो पढ़ाया, यहां पे जो बताया, मैंने तो एटिमोलॉजी ही तो पढ़ाया है। एटिमोलॉजी क्या है? एटिमोलॉजी का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ वर्ड फ्रॉम देयर रूट्स, जो अपने रूट से। मैंने कहा अच्छा देखो क्या है, इस सेफो का मतलब होता है इलेक्शन, लॉजी का मतलब होता है स्टडी, यानी कि इलेक्शन का स्टडी। ये क्या है? सेफोलॉजी का मतलब हो गया, यही तो मैं जो आपको पढ़ा रही हूं, यही तो एटिमोलॉजी है। एटिमोलॉजी इज स्टडी ऑफ वर्ड्स फ्रॉम देयर रूट। देखो, और जानते हो न्यूमिस्मैटिज्म और फिलाटेलिज्म, ये दोनों का रूट कुछ है ही नहीं और कई बार आ चुका है। स्टडी ऑफ कॉइन्स इज कॉल्ड न्यूमिस्मैटिज्म। न्यूमिस्मैटिक्स होते हैं जो सिक्कों की पढ़ाई करते हैं। किसी भी काल का जो सिक्का होता है बहुत कुछ बताता है, ठीक है ना, बहुत कुछ बताता है। जैसे इंडिया में जब हरित क्रांति आया तो सिक्कों में भी वो गेहूं की बालियां थी, है ना। तो ऐसे ही किस काल में, जिस काल में जो सिक्का चला है उस काल में राजा कौन था, ठीक है। उसके बाद पता चलता है कि अच्छा हाँ, राजा ने रानी का भी फोटो लगाया है, मतलब जो बादशाह है वो रानी का भी फोटो लगा के उस समय सिक्का चलाया है, इसका मतलब जोरू का गुलाम था, तो बहुत प्यार करता था। तो इस तरह की बातें कह के वो ट्रेंड बता देते हैं कि सिक्कों से पता चल जाता है कि किस तरह का उस दौरान चल रहा था। क्लियर हो गया? नेक्स्ट आओ फिलाटेलिज्म। वही फिलाटेलिस्ट होते हैं जो डाक टिकट के संग्राहक होते थे। बेटा आजकल ये सब खत्म होता जा रहा है। आजकल हम लोग अपने मोबाइल में ही इतने ज्यादा बिजी हो गए हैं ना कि हम लोग की हॉबी के लिए तो समय ही नहीं रहा। पहले लोग क्या करते थे, अलग अलग काल के सिक्के अपने एक एल्बम में सजा के अपना हॉबी रखते थे। वैसे ही फिलाटेलिस्ट भी, हाँ सही कह रहे हो रविश, फिलाटेलिस्ट भी क्या करते थे, अलग अलग तरह के जो डाक टिकट होते थे, अलग अलग कंट्रीज के डाक टिकट, वो सजा के अपनी एल्बम तैयार करते थे और वो फिलाटेलिस्ट कहलाते थे। अब खत्म होता जा रहा है ये सब चीजें। टैक्सीडर्मी, बेटा ये भी खत्म हो गया। जब हंटिंग प्रोहिबिट हुआ तब ये भी खत्म हो गया, है ना। पहले क्या था, लोग जाते थे जंगल में, बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स जो होते थे ना, जमींदार लोग और राजा लोग शिकार करते थे, शिकार करके शेर मार के लाए हैं। भाई शेर मार के लाने वाले अपने आप को तोप समझते थे। भाई खाली हाथ से अगर शेर मारो तो मैं मानू भी, है ना, और दूसरी बात है मारने की जरूरत क्या है, लेकिन वो मारते थे और मार के लाके फिर उसके चमड़ी में भूसा भर के उसके आंख की जगह पे बटन लगा के और बिल्कुल उसको एक तरह से इस तरह से बना दिया जाता था भूसा भर के कि वो लिविंग दिखे और उसके बाद उसको अपने दीवार पे या कहीं पर उसको लगाया जाता था, है ना। पहले के मूवीज में वो सब होते थे। तो टैक्सीडर्मी इज दैट साइंस। देखो क्या है, द एक्टिविटी ऑफ क्लीनिंग, क्लीनिंग मतलब साफ करना,
प्रिजर्विंग मतलब उसको बचाना, उसको सेव करना। एंड फिलिंग द स्किन्स ऑफ डेड एनिमल्स टू मेक देम लुक एज इफ दे आर अलाइव, वो था टैक्सीडर्मी। बताओ कोई प्रॉब्लम यहां तक? नेक्स्ट आओ, इस पेज को एक बार देखो। बेटा टैक्सोनॉमी नहीं है, ये टैक्सीडर्मी की बात हो रही है। नेक्स्ट आओ, क्यूरेटर। बेटा कुछ लोग सोचते हैं ना कि जैसे जो जहां पे क्रिकेट का गेम होता है वहां पे जो फील्ड को क्योर करने वाले होते हैं वो क्यूरेटर होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। क्यूरेटर उनको कहा जाता है जो म्यूजियम की देखभाल करता है। और म्यूजियम की देखभाल करना भी एक कला है, क्योंकि किस चीज को किस चीज से साफ किया जाए कि वो खराब ना हो, तो ये सब ध्यान रखा जाता है म्यूजियम में। इसलिए वहां पर क्यूरेटर होते हैं जो कोई भी चीज को क्योर करके प्रॉपर तरीके से रखते हैं ताकि वो खराब ना हो। लैपिडरिस्ट, जो आप कभी नीलम पत्थर पहनते हो, कभी कुछ और पत्थर पहनते हो पंडित के कहने पे, या कभी हीरा पहनते हो, तो उस पर जो नक्काशी या तराशी का काम किया जाता है ना, तराशने का काम, उसको करने वाले जो लोग होते हैं लैपिडरिस्ट होते हैं। वन हु वर्क्स ऑन जेम्स एंड स्टोन्स। देखो नेक्स्ट आओ, शैंडलर। सबसे पहले शैंडलर को कैंडल से जोड़ दो, फिर एक शैंडलर को हम दूसरा भी मीनिंग बताएंगे। मैंने कहा कैंडल से जोड़ दो, जो मोमबत्ती या तेल, साबुन और राशन का सामान सप्लाई करता है उसको हम लोग शैंडलर कहते हैं। यानी कि कैंडल सप्लाई करने वाले और विभिन्न प्रकार के आपके जो घर के सामानों सप्लाई करने वाले। लेकिन जानते हो शैंडलर एक और होते थे, जब पहले जमाने में शिप निकलता, आज के जमाने में भी जब शिप निकलते हैं तो 6-6 महीने तक वो पानी में रहते हैं, है ना। दूसरे पोर्ट पहुंचने में भी 2-3 महीना लग जाता है उनको टाइम। तो ये लोग क्या करते हैं ना, सप्लाई, हैवी सप्लाई उठाते हैं ताकि शिप में कोई भी चीज की कमी ना हो। तो ये जो सप्लाई शिप्स में करने वाले होते हैं उनको पता होता है कि क्या क्या चीजें सप्लाई होनी चाहिए, और वो प्रॉपर तरीके से सप्लाई करता है सारा सामान, उसको भी शैंडलर कहते हैं। ऑस्टलर, अब ऑस्टलर भी खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि अब हम लोग कहीं भी जाते हैं तो गाड़ी से जाते हैं, पहले घोड़ों से जाते थे, है ना। तो जो सराय वगैरह बीच में पड़ते थे, यानी छोटे छोटे होटल्स पड़ते थे बीच में, वहां पे जब आदमी रेस्ट करने के लिए उतरता था तो उसके घोड़े की देखभाल करने के लिए एक अलग पूरा कंप्लीट सिस्टम होता था, जहां पे मालिश करने वाला, उसको घास खिलाने वाला, उसको आराम देने वाला, वो एक व्यक्ति होता था, है ना। तो उनको ऑस्टलर कहते थे। अब तो खैर ठीक है, ऑस्टलर है जहां पे ये रेस वगैरह होता है घोड़ों का, वहां पर है, वरना ये बहुत ज्यादा नंबर्स में होते थे, वो खत्म हो गया है ना। देखो, वन हु लुक्स आफ्टर द हॉर्सेस ऑफ पीपल स्टेइंग एट एन इन। इन का मतलब सराय होता है, छोटा होटल जो होता है वो इन होता है। नेक्स्ट आओ, जॉन्डिस्ड आई। जॉन्डिस्ड आई का मतलब, कहते हैं सावन के अंधे को हरा ही हरा नजर आता है। एक और कहावत है, एवरीथिंग लुक्स येलो टू अ जॉन्डिस्ड आई। मतलब आप जैसा सोचते हो आपको वैसा ही नजरिया हो जाता है ना। जैसे मान लो कि कोई व्यक्ति है, ठीक ठाक लड़का है, खराब लड़का नहीं है, लेकिन जब आप अपने फादर को कहते हो कि मुझे इससे शादी करनी है, तो आपके फादर क्या करते हैं, उसमें 10 अवगुण निकाल के रख देंगे, है ना। तब क्या कहोगे आप? जॉन्डिस्ड आई। इसका मतलब है पक्षपातपूर्ण रवैया, है ना, बायस्ड अप्रोच। देखो ठीक है। अब सारा इडियम्स आ गया, जरा एक बार चेक करो। मैं समझाऊंगी लेकिन पहले एक बार चेक कर लो। देख लिया? कीप द पॉट बॉइलिंग, इसका मतलब
ये बहुत ही एक दुखद स्थिति से बना हुआ इडियम है। पहले जमाने में भी क्या होता था, क्या हो गया, चलो, कीप द पॉट बॉइलिंग का मतलब समझो क्या होता है। पहले जमाने में जब भूख लगती थी, आज भी बहुत जगह होता होगा, नहीं पता चलता है, तो बच्चे शाम को इंतजार करते हैं कि माँ अब खाना बनाएगी, अब खाना बनाएगी, और माँ इंतजार कर रही होती है कि बच्चों की पिता कुछ लेके आएंगे तब ना पकाएंगे। लेकिन बच्चों को सिर्फ एक तसल्ली देने के लिए वो क्या करती है ना, कि लकड़ी कुड़ी जला के उसमें अपना जो बर्तन है, हांडी है, पॉट है, वो चढ़ा देती है, और चढ़ा के पानी उबलता रहता है। बच्चे सोचते हैं खाना बन रहा है ना। तो जैसे पिता कुछ लेके आते हैं तो फटाफट खाना बना देती है, तब तक बच्चे शांत रहते हैं कि अच्छा खाना बन रहा है। तो कहते हैं कीप द पॉट बॉइलिंग का मतलब है कि रेगुलर बेसिस पे जैसा अ, घर चलना चाहिए, या रेगुलर बेसिस पे जैसे काम चलने चाहिए। प्रेजुडिस का मतलब होता है बेटा पक्षपातपूर्ण, पक्षपातपूर्ण, जैसा घर चलना चाहिए वैसा ही चल रहा है। तो अभी भी क्या हुआ, कोविड के बाद बहुत सारे कंपनीज ने और बहुत सारे होटल्स ने बहुत कम रेट पे अपना सामान सप्लाई शुरू कर दिया। मतलब उसमें उनको कोई फायदा नहीं है, हो सकता है घाटा ही है, लेकिन जस्ट टू कीप द पॉट बॉइलिंग दे डिड दैट। दे स्टार्टेड गिविंग होटल रूम्स ऑन वेरी लेस फेयर, है ना। दे स्टार्टेड गिविंग होटल रूम्स just because they wanted to keep the pot boiling. इसका मतलब they just wanted to keep the work in momentum। देखो, to maintain brisk momentum मतलब चलता रहे, ये दिखाना चाहता है। लाफ इन वन स्लीव्स, कई बार ऐसा होता है, आपका दोस्त कुछ डांट खा रहा होता है तो आपको हंसी आ रही होती है, लेकिन अब दोस्त देखेगा तो कहेगा यार देखो मेरी बेइज्जती हो रही है और ये हंस रहा है, तो क्या करते हो, मुंह छुपा के हंसते हो है ना। स्लीव्स में छुपा के हंसना, इसका मतलब होता है कि एंजॉय करना, रिजॉइस करना, लेकिन छुप के। इसीलिए देखो, टू रिजॉइस सीक्रेटली। लायंस शेयर एक कहानी है जिसमें कहा गया कि जंगल का राजा ने कहा कि भाई ये जो शिकार है, ठीक है तुमने किया है, लेकिन जंगल का राजा मैं हूं, तो इसमें मेरा हिस्सा होना चाहिए। अब किसकी मजाल की उसको कम दे दे हिस्सा, है ना। इसका मतलब लायंस शेयर का मतलब होता है बड़ा, सबसे बड़ा जो हिस्सा होता है वो लायंस शेयर होता है, ठीक है। ऑल ग्रीक, बेटा ये ग्रीक हो गया, चाइनीज हो गया, जापानीज हो गया, ये सब जो लैंग्वेज है ना, ये बहुत डिफिकल्ट लैंग्वेजेस में आता है, ये बहुत डिफिकल्ट लैंग्वेज में आता है। तो ऑल ग्रीक का मतलब होता है जो समझ में नहीं आए। जैसे मान लो शशि थरूर की इंग्लिश क्या बोलोगे, इट इज ऑल ग्रीक टू मी, इसका मतलब मुझे कुछ समझ में ही नहीं आता। लास्ट स्ट्रॉ ऑन द कैमल्स बैक, इसमें भी एक कहावत है, कहानी है कि एक व्यापारी अपने कैमल के पीठ पर सामान लादता चला गया। सबने कहा भाई कम ला दो, कम ला दो, कहीं ऐसा ना हो कमर टूट जाए। उसने कहा कोई बात नहीं, वो लादता चला गया। लास्ट में जब बैठने लगा तो उसे लगा रही यार ये तिनका अभी तो बचा रह गया। वो तिनका उठा के जैसे उस पर रखा, वैसे ही कमर उसका टूट गया। इसका मतलब समझने क्या होता है। कई बार लोग कहते हैं कि भाई आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस कैसे आए, तुम्हारा ब्रेकअप कैसे हो गया, तुम्हारी शादी कैसे टूट गई, है ना। कभी भी एक इवेंट नहीं होता है जिस पर शादी या जिस पर कोई चीज टूटता है, बल्कि सीरीज ऑफ इवेंट्स होता है। उस सीरीज ऑफ इवेंट्स में आखिरी जो कहते हैं, ताबूत में आखिरी कील हिंदी में जो कहते हैं ना, वही है लास्ट स्ट्रॉ ऑन द कैमल्स बैक, द लास्ट इन द सीरीज ऑफ अनप्लेजेंट इवेंट्स that finally makes you feel that you cannot continue to accept a bad situation, है ना। ताबूत में आखिरी कील, जो लास्ट इवेंट या इंसिडेंट होता है जिसके बाद लगता है यार ये बर्दाश्त करने लायक नहीं है ना। मिडास टच, ये भी एक कहानी पर है। मिडास नाम का एक राजा था जो एक दिन किसी अच्छे काम के कारण उसे वरदान मिला कि मांगो जो मांगते हो। तो उसने कहा कि मैं अपने हाथों से जिस चीज को टच कर दूं वो सोने का हो जाए। तो कहा ठीक है। उसके बाद वो जो चीज छुए वो सोने का हो जाए। खैर बाद में बहुत प्रॉब्लम हुई उसको, लेकिन यहां तक ही हमारे कहानी में मतलब है कि मिडास टच क्या है, जो चीज छुए वो सोने का हो जाए। जैसे देखते हो अंबानी को, है ना, अगर देखोगे, अनिल अंबानी की बात नहीं कर रही मैं, मुकेश अंबानी की बात कर रही हूं। मुकेश अंबानी हैज मिडास टच,
जो शुरू करता है वही काफी अच्छी कमाई देता है। ठीक है, देखो लास्ट पेज देख लो। देख लिया? चलो, मेयर्स नेस्ट क्या होता है बेटा? मेयर का मतलब होता है घोड़ी, घोड़ा नहीं, घोड़ी। ठीक है ना? और नेस्ट का मतलब क्या होता है? घोंसला। अब भाई कभी किसी घोड़ी को घोंसला बनाते हुए देखे हो? पंछी घोंसला बनाते हैं, घोड़ी तो घोंसला नहीं बनाती, है ना? तो अ मेयर्स नेस्ट क्या होगा? यार सिर्फ फरेब, झूठ, फरेब हो ही नहीं सकता, है ना? अगर कोई आपको कहेगा कि भाई आप 50 रुपए जमा करो और रोज हमसे 10 रुपया लेते जाओ, तो कहोगे इट इज जस्ट मेयर्स नेस्ट। ठीक है? एकिलीस हील, एकिलीस होते हैं बेटा एक बस खत्म होने वाला है। एक वो था, आदमी था, वो बहुत बड़ा योद्धा था। ठीक है? तो एकिली ने क्या किया? मतलब एक योद्धा था, उसको कोई हरा नहीं सकता था। ठीक है? उसका रीजन क्या था? उसकी जो माँ थी ना, उसको एक रिवर था, उसमें उसको मिला हुआ था वरदान कि उसमें डुबाने के बाद वो पूरा व्रज 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 जो होते हैं ना, बिल्कुल एकदम हार्ड मेटल, उसका हो जाएगा। तो उसकी माँ ने, उसके उसकी जो दाई माँ थी, उसने उसको बोला कि ठीक है, इसको डुबा देंगे तो ये तो बिल्कुल एकदम अजय अमर हो जाएगा। तो उसकी माँ ने, जो वो छोटा सा था, इतना छोटा बच्चा था, तो उसने क्या किया था, उसके पैर के जो हील थे, यानी कि अब बच्चा को कहीं से पकड़ के तो नदी में डालोगे ना, तो उसके जो पैर के हील थे, बस उतने ही हील्स को उसने पकड़ा और उलट के बच्चे को पूरा डाल के निकाल लिया। तो पूरा वो एकदम स्टील का बन गया, यानी कि अब कोई उसको हार्म कर ही नहीं सकता है। लेकिन उसका जो हील था, यानी जिसको पकड़ के उसकी माँ ने उसको नीचे डाला था, वो क्या कर रह गया? वो कमजोर रह गया। तो एकिलीज हील का मतलब होता है कमजोर पक्ष। जैसे आप लोग इंग्लिश पढ़ते हो, कई बार कहते हो मैम इंग्लिश मेरा बहुत कमजोर है, तो कैसे बोल सकते हो कि माई इंग्लिश इज माई एकिलीज हील। पे ऑफ ओल्ड स्कोर्स, पुरानी जो है ना वो चुकता करना। यानी अगर कभी किसी के साथ दुश्मनी हुई आपकी, और बाद में उसको पीट दिया आपने 1-1.5 साल बाद या 6 महीने बाद, है ना, कोई पूछेगा क्या किया तुमने, क्यों पीटा? आई जस्ट पेड ऑफ ओल्ड स्कोर्स, मतलब पुराने हिसाब चुकाया मैंने। टू टेक रिवेंज, बदला लेना। एंड पे थ्रू वंस नोस का मतलब होता है भारी कीमत चुकाना। अगर कोई कहेगा कि भाई ये जमीन आपको कितने का पड़ा, आई पेड थ्रू माई नोस, यानी कि बहुत महंगी। देखो, क्लियर? ये हमारा 19 नंबर खत्म हो गया। ठीक है?